Hello kids, hope all of us are good. Now the topic for today is physical and chemical changes. And the key elements that we will study are physical changes, chemical reactions, some more chemical changes and crystallization. हमारे आसपास दुनिया में हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है. छोटा बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है. हमारे आसपास का जो माहौल है, मौसम है, वो भी बदलता रहता है. छोटी सी कैटरपिलर जो है सुंदर सी बटरफ्लाई में चेंज हो जाती है. अगर हम दूध को बाहर रख दें बिना बॉईल करे, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा या दही में बन जाएगा. या फिर जो छोटे छोटे से फूल हैं वो खिल करके या ग्रो करके फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. अब कुछ चेंजेस तो हमारे लिए अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हमारे लिए अच्छी नहीं हैं. तो हम लोग क्या करते हैं कि जो चेंजेस हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, कोशिश करते हैं कि वो चेंजेस ना हो. अब इससे हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि चेंजेस या बदलाव दो तरीके के हैं. एक है फिजिकल चेंज और दूसरा है केमिकल चेंज. सो लेट अस बिगिन विद द फिजिकल चेंज. अब कोई भी चीज़ जो है धीरे धीरे बदलती है, चाहे उसका साइज बदले या वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाए या उसका कलर बदले या मान लो कि उसका वेट या टेम्परेचर चेंज हो जाए. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? फिजिकल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्लास है कांच का, वो गिर के टूट जाए तो जो उसके अलग अलग हिस्से हैं ना, वो कितने अलग अलग साइज और शेप के हो जाएंगे. ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है. सिमिलरली अगर हम देखें कि पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको फ्रिज में अगर हम जमा देंगे बर्फ बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा. मान लो उसको निकाल के फिर से मेल्ट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा. अगर हम उसे बॉईल करेंगे, धीरे धीरे वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, भाप बन के उड़ जाएगा. ये सब क्या है? ये फिजिकल चेंजेस हैं. जो फिजिकल चेंजेस हैं वो रिवर्स किए जा सकते हैं, मतलब कि जो हमने चेंज किया उसको वापस मोड़ा जा सकता है. जैसे कि अगर हमने पानी को बर्फ में कन्वर्ट किया या भाप में कन्वर्ट करा, वापस उसकी स्टेट चेंज कर दी, तो ये इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल चेंज. लेकिन बड़े सारे फिजिकल चेंजेस ऐसे हैं जो बदले नहीं जा सकते, वापस नहीं मोड़े जा सकते. एग्जाम्पल, एक कागज़ का टुकड़ा है आपके पास, उसको आपने बहुत ज़्यादा और टुकड़ों में तोड़ दिया या काट दिया. अब रहने को तो वो कागज़ ही है, लेकिन छोटे छोटे पीसेस हो गए, उनको वापस जोड़ के पहले जैसा नहीं बना सकते. तो ये हो गया आपका irreversible change. So let us do an activity ourselves. Now to demonstrate conversion of ice into water and water into ice, and this is a reversible physical change. So we need ice cubes, beaker, ice cubes former. Now put the ice cubes in beaker and keep it at room temperature till the ice cubes melt to form water. Now pour the same water in ice cube former and place it in the freezer. You will find that the same number of ice cubes are formed. Hence, this is a reversible physical change. So let us do another very interesting activity. To demonstrate dissolution of salt in water is a reversible physical change. Now take a tablespoon of common salt, a beaker, china dish, a stirrer, water, spirit lamp or gas stove. Put the salt in beaker and add water. Stir with stirrer until the salt dissolves in water, forming a uniform solution. Now pour the solution in china dish and heat it for a long time until the water evaporates. You will find that the solid salt is left behind in the china dish. Hence, it is concluded that dissolving salt in water is a reversible physical change. अब एक और interesting activity है. To demonstrate, cutting of paper is an irreversible change. Take a sheet of paper and scissors. Take the sheet of paper and cut it into 6 pieces. Now lay the pieces of paper on the table and try to make the same shape as they had originally.
you will see that the tone pieces can't be joined to form the original shape, but the properties of paper and the tone pieces remain the same. Hence, cutting a sheet of paper is irreversible physical change. Now let us look at the characteristics of a physical change. फिजिकल चेंज में शेप, साइज, फिजिकल स्टेट या अपीयरेंस जो है किसी भी चीज की वो बदल जाती है, लेकिन उस चीज की केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है. फिजिकल चेंज जो है ये रिवर्सिबल भी हो सकता है या इरिवर्सिबल हो सकता है. अब फिजिकल चेंज के दौरान कोई नई चीज की फॉर्मेशन नहीं होती और जो भी चीज है उसकी क्वांटिटी या अमाउंट वो सेम रहता है. And last but not the least, for most of the time, physical changes are for a short span of time. आप पेंसिल को शार्पन करो या स्प्रिंग को स्ट्रेच करो या कि चीनी को चाय में मिक्स करो या कपड़ों का कलर डाई करो या फिर जब भी ड्यू जो कि ओस की फॉर्मेशन होती है या नेल्स कट करो, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फिजिकल चेंजेस के. नाउ वी कम टू दी केमिकल चेंजेस. जो केमिकल चेंज है उसमें एक तरह की चीज जो है वो दूसरे तरह की चीज में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत अलग अलग होती हैं. अब इसमें दो या ज्यादा चीजें या सब्सटेंसेस जो हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और किसी नए चीज या सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है. केमिकल चेंज में या तो एनर्जी रिलीज होती है या फिर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है. केमिकल चेंजेस में एक या दो केमिकल प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंसेस हमने यूज़ करे हैं उनकी बदल जाती हैं, जैसे कि कलर बदल गया, साथ में गैस की रिलीज होती है और कोई नया प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और जो नया प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है या सब्सटेंस फॉर्म होता है उसकी क्वालिटीज़ पहले वाले सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती हैं. Now, unlike a physical change, a chemical change cannot be reversed by any simple process. ये कभी भी आप रिवर्स नहीं कर सकते. For example, आपने अगर कोई शीट ऑफ पेपर लिया, उसको आपने कट कर दिया या ऐसे क्रश कर दिया, उससे पेपर की क्वालिटीज या प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होंगी. ये फिजिकल चेंज है. लेकिन अगर आप उस पेपर को जला देते हैं तो वो पेपर जो है राख में कन्वर्ट हो जाता है और राख या जो ऐश है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पेपर की केमिकल प्रॉपर्टीज से बहुत अलग हैं और राख को आप वापस पेपर में कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते. अब इसे जलाने से क्या होगा? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और हीट भी बनती है. सिमिलरली, अगर लोहे में जंग लग जाए तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे कहते हैं आयरन ऑक्साइड. अब ये क्यों होता है? क्योंकि आयरन का ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तब आयरन ऑक्साइड होती है और जो ब्राउन सा एक ऊपर कवर हो जाता है ना जिसे हम जंग बोलते हैं, दैट इज योर आयरन ऑक्साइड. सिमिलरली, अगर आप चीनी को मेल्ट करेंगे तो एक ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसे कहते हैं कैरामेल और इसको ठंडा करके इसमें बहुत अच्छी सी स्मेल भी आती है और इसको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी हम यूज करते हैं. सो लेट अस स्टडी सम मोर about chemical changes by performing the following activity. To demonstrate formation of curd from milk is a chemical change. Take a bowl of milk which is lukewarm and 1 spoon of curd. Now mix the curd in milk and stir well. Place the bowl undisturbed for 6 to 7 hours. You will find that curd is formed in the bowl. अब इसको आप रिवर्स करके दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. दिस इज अ chemical change and it cannot be reversed. Do you know burning a candle is a chemical change while melting wax is a physical change? Yes, melting wax is quite a different process from burning candle. When wax is kept for melting, on cooling, it becomes solid again and there is no new substance formed. But when candle is lighted, the wax around the wick melts and because of heat, vapors are formed. These vapors catch fire and form the flame of the candle. In this process, some new substances are formed.
अब ये पता करना बड़ा आसान है कि नए सब्सटेंसेस क्या हैं। इफ अ क्लीन मेटल प्लेट इज हेल्ड टचिंग द फ्लेम, a black deposit is formed on it, which is soot, which are fine particles of unburnt carbon. If a cold metal plate is held a little above the flame, tiny droplets of water are formed by the condensation of water vapors. Also, since candle is made up of wax or paraffin wax, which is a hydrocarbon that is made of hydrogen and carbon, carbon dioxide is also formed on burning candle. In this process, energy is released in the form of heat and light. Now let us look at the chemical equation of this process. Wax, which is a hydrocarbon, plus oxygen, O2, gives us carbon, which is C, water, H2O, and carbon dioxide, that is CO2. Now let us see what are chemical reactions. The process by which two or more substances react to produce new substances is called chemical reaction. Generally दो या ज़्यादा चीज़ें आपस में कुछ ना कुछ उनका रिएक्शन होता है और नई चीज़ें बनती हैं. Now the chemical reaction is usually represented with the help of a chemical equation. In a chemical equation, जो reactants है ना, जो चीज़ें आपस में react कर रही हैं उसको लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जो नए सब्सटेंसेस बन रहे हैं उनको राइट साइड पे लिखते हैं और दोनों को सेपरेट एक एरो से करते हैं. नाउ लेट अस लुक एट दी वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. नाउ देयर आर वेरियस टाइप्स. द फर्स्ट वन इज कंबस्टन. कंबस्टन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है. सो कंबस्टन रिएक्शंस हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर कुकिंग एंड मूविंग व्हीकल्स. बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज ऑल्सो अ कंबस्टन रिएक्शन. सो लेट अस डू अनदर इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द कंबस्टन बाय बर्निंग मैग्नीशियम ribbon. A thin strip of magnesium, sandpaper, candle and tongs are required. Do not stare the burning magnesium ribbon with naked eyes क्योंकि ये बहुत dangerous है. Now take the strip of magnesium ribbon and clean its tip with sandpaper. Now hold it with the help of tongs and ignite it with the help of candle flame. You will see that the magnesium ribbon burns with a dazzling white light. When it is completely burnt, it leaves a white colored solid residue behind which is known as ash. अब इसका chemical reaction क्या है? Magnesium, which is Mg, plus O2, which is oxygen, it gives magnesium oxide, which is MgO. अब इस ash को collect करके पानी में mix कीजिए और इस सॉल्यूशन को ब्लू और रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करिए. अब आपको क्या नजर आएगा कि जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू टर्न कर गया है क्योंकि जो नया हमारा ऐश फॉर्म हुआ था ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, जो कि हमने पानी से मिक्स करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाया, वो बेस है. Now some reactions take place with the evolution of heat energy. Such reactions are known as exothermic reactions. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कोल. तो जहां पे हीट एनर्जी रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. लेकिन कुछ रिएक्शंस में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होती है, इनको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस. अगर आप चाय में, गरम चाय में चीनी डिसॉल्व करेंगे तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. सेकेंड पे आते हैं विच इज न्यूट्रलाइजेशन. अब अगर एसिड्स और बेसिस को आपस में रिएक्ट करवाएं और ये एक दूसरे के जो इफेक्ट्स हैं या क्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म कर दें या कम कर दें, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ऐसे रिएक्शंस में एक सॉल्ट फॉर्म होती है और वाटर फॉर्म होता है और कोई ना कोई गैस किसी फॉर्म में रिलीज होती है. सो लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. टू डेमोन्स्ट्रेट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा, टेक अ टीस्पून baking soda, vinegar, a funnel
bottle and a balloon. With the help of funnel, put 3 teaspoons of baking soda in the balloons. Fill 1/3 of the bottle with vinegar. Fix the balloon over the mouth of the bottle without dropping the baking soda. Now hold up the balloon and let the baking soda fall in the bottle. Observe the changes. You will see that bubbles are coming out of the vinegar and the balloon starts blowing up. अब इस एक्टिविटी में होता क्या है कि जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर विच इज एसिटिक एसिड उसके साथ मिक्स होता है, उससे बबल्स फॉर्म होते हैं. ये बबल्स क्या हैं? ये वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है ये वो है. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? कोई और जगह नहीं है निकलने की, तो वो सीधा बलून में एंटर करती है जिससे कि बलून फूल जाता है. अब लेट अस लुक एट द केमिकल रिएक्शन. विनेगर विच इज CH3COOH, इसमें क्या ऐड करा? बेकिंग सोडा विच इज NaHCO3. अब इससे क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इज CO2, वाटर बना विच इज H2O एंड सोडियम एसिटेट विच इज अ न्यू सब्सटेंस जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? CH3COONA. अब आते हैं थर्ड टाइप पे विच इज रस्टिंग. आपने देखा होगा कितनी चीज़ें जो लोहे की बनी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूटीज या बाइसिकल्स या कार या बसेस, इन सब पे धीरे धीरे एक ब्राउन कलर आना शुरू होता है जिसे हम कहते हैं जंग लग गया. कई बार कुछ गेट्स पे या फिर जो आयरन के या लोहे के नेल्स होते हैं या फिर कुछ फर्नीचर भी ऐसे होते हैं जो लोहे जिनमें लोहा होता है, उन पे भी जंग लगना शुरू हो जाता है. अब ये इन चीज़ों को रेगुलरली पेंट करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि अगर आयरन या लोहा अनपेंटेड रहे और ये जब हवा या ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट में आता है तो आयरन और ऑक्सीजन का जो है आपस में रिएक्शन होता है. इससे ये रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम जंग या रस्ट कहते हैं. अब ये जो रस्ट या जंग लगना है ना, ये एक केमिकल चेंज है और इससे एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है साथ में वाटर और ऑक्सीजन के जब आयरन रिएक्ट करता है. अब इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? आयरन विच इज Fe प्लस ऑक्सीजन विच इज O2 प्लस वाटर विच इज H2O. इनके रिएक्शन से क्या मिला? आयरन ऑक्साइड विच इज रस्ट एंड रिप्रेजेंटेड एज FeTO3. अगर हम आयरन ऑब्जेक्ट्स को ड्राई एयर में ओपन रखें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हवा में मॉइस्चर है तो उसमें जंग लगेगा. इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए हम हमेशा आयरन को पेंट करते हैं. आपने स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखा है या उसकी फोटो देखी है? उसका कलर कैसा है? शाइनी ब्राउन कॉपर जैसा है. ये क्यों है? क्योंकि कॉपर जो है वो भी ऑक्सीजन से कन्वर्ट करके पैटीना में कन्वर्ट हो गया. अब ये जो जंग है या ये जो पैटीना है ये थोड़ा थोड़ा करोजन है जिससे कि ये सरफेस थोड़ी थोड़ी डैमेज हो सकती है. Now let us perform the following activity to understand the process of rusting. To show that both oxygen and water are required for rusting, take 3 test tubes, iron nails, oil, soda lime, tap water and boiled water. Label the 3 test tubes as A, B and C. In the test tube A, add some boiled water and few drops of oil. Drop any 2 iron nails in it. In test tube B, suspend a small cloth bag containing soda lime and drop 2-3 iron nails in it. Now in test tube C, add some tap water and drop 2-3 iron nails and suspend 2 iron nails also. Now leave the 3 test tubes as they are and observe after a few days. In test tube A, nails do not rust. This is because boiled water does not contain any oxygen. The thin layer of oil also prevents oxygen reaching the water in the test tube. In test tube B, soda lime absorbs the carbon dioxide and water vapors, but oxygen remains inside the test tube. Even then, nails do not rust. In test tube C, all the nails rust because water contains oxygen and the air inside the test tube contains both oxygen and water vapors.
Hence it is proved that water and oxygen both are required for rusting. Now what is the impact of rusting? अब रस्टिंग से बहुत सारा लॉस और डैमेज होता है आयरन को या लोहे को, क्योंकि जो ऊपर रस्ट की या जंग की लेयर फॉर्म होती है ना, वो एक्चुअल में डैमेज्ड आयरन पार्ट है जो धीरे धीरे खराब होके गिर जाता है, और नीचे से जब फ्रेश मेटल एक्सपोज होता है उसमें फिर जंग लगता है, और ये रस्टिंग जो है सारे आपके जितने आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं उनको वीक बना देती है. The chemical formula of rust is FeTO3H2O. A presence of impurities like salt, water vapor and carbon dioxide ये रस्टिंग के प्रोसेस को और जल्दी या तेज कर देते हैं. इसीलिए रस्टिंग ज़्यादातर रेनी सीजन्स में होती है और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ और ज़्यादा होती है. Now rusting is continuous, irreversible and wasteful process and should be prevented. It is estimated that about 15% of the total world production of iron is destroyed due to rusting and corrosion. Sea water containing many salts enhances the process of rusting. Due to this, ships suffer a lot of damage in spite of being painted. Now the corrosion of aluminium is very slow. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो फॉर्म होता है ना, वो एल्यूमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देता है. लेट अस नाउ लुक एट हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग. अब रस्टिंग या जंग लगना अगर हमने प्रिवेंट करना है तो उसके 2-3 तरीके हैं. पहला क्या है? पेंटिंग. अगर हम सरफेस पे कोई अच्छा सा पेंट या ग्रीस लगा दें तो जंग नहीं लगेगा. दूसरा क्या है कि पानी और ऑयल आपस में मिक्स नहीं होते, इसलिए अगर आप मेटल की सरफेसेस के ऊपर ऑयल या कोई किस्म का तेल लगा दें तब भी जंग नहीं लगता. तीसरा क्या है? अलॉय फॉर्म करना. अ सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल विद अनदर मेटल और विद नॉन मेटल्स इज कॉल्ड एन अलॉय. अब स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन व्हेन मिक्स्ड विद अदर मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मोलिब्डेनम एंड टाइटेनियम. इससे क्या है कि स्टेनलेस स्टील जो है ये जंग नहीं लगती इसके ऊपर, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्ट्स इससे बने हुए हैं वो ज़्यादा देर तक अच्छे से चलते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? गैल्वेनाइजेशन. अगर आयरन ओर के ऊपर आप जिंक की लेयर की कोटिंग कर दें तो उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं. जिंक जब हवा में ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है, और ये लेयर जो है एक बैरियर की तरह एक्ट करती है जिससे जो आयरन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आता. तो जो हमारी वाटर पाइप्स हैं उनको हम गैल्वेनाइज कहते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिंक की कोटिंग होती है. नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट. अलग अलग मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग है. जब दो मेटल्स आपस में रिएक्ट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी प्रोसेस में, तो जिसकी ज़्यादा रिएक्टिविटी लेवल है वो कम रिएक्टिविटी लेवल वाले मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है. अब इसके लिए हमें जानना क्या ज़रूरी है कि रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है. अब रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो उस नंबर से लिखे हैं कि कौन सा कम रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है. सीरियल नंबर 1 पे आपका एलिमेंट है पोटेशियम जिसका सिंबल है K. देन सेकेंड नंबर पे आता है सोडियम जिसका की सिंबल है Na. थर्ड इज योर कैल्शियम, सिंबल इज Ca. फोर्थ इज मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg. फिफ्थ इज एल्यूमिनियम, सिंबल इज Al. देन your sixth is zinc, symbol is Zn. Seventh is iron, symbol is Fe. Eighth is tin, symbol is Sn. Ninth is lead, symbol is Pb. 10th is hydrogen and the symbol is H. Then 11th is copper, symbol is Cu. 12th is mercury, symbol is Hg. 13th is silver, Ag. 14th is gold, Au. And 15th is platinum, Pt.
Now let us do another activity to demonstrate displacement reaction. We require a large test tube with water, test tube stand, nails and copper sulfate crystals, also known as blue vitriol. Make dilute solution of copper sulfate by dissolving 2 teaspoons of blue vitriol in about a cup of water. Drop an iron nail into the test tube. After some time, you will notice that the iron nail becomes reddish brown in color and blue color of copper sulfate fades from blue to green. Now the following reaction has taken place. Copper sulfate, which is CuSO4, plus iron, which is Fe. Now it has given iron sulfate, which is green in solution, and the symbol is FeSO4, plus copper, which is Cu, and the brown coat on nails. Since iron comes before copper in reactivity series, hence it is more reactive than copper. Therefore, iron displaces copper from its solution. The displaced copper will precipitate out of the solution as brown coat on the nails. Now let us look at some more chemical changes. So we'll begin with the browning of cut fruits and vegetables. अगर आप किसी सेब को या बैंगन को कट करके बाहर रख देते हैं जिससे कि उसकी सरफेस जो है वो एक्सपोज हो रही है हवा में, तो उसमें एक ब्राउन कलर ऊपर आ जाता है. ये जो है ये एक केमिकल चेंज है. नाउ एप्पल्स एंड मेनी अदर फ्रूट्स कंटेन सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड फिनॉल्स. सो ये जब एयर में एक्सपोज होते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और डार्क कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जो हमें इनकी कट सरफेस पे नजर आता है. अभी क्योंकि केमिकल चेंज है तो ये ब्राउन सरफेस को हम दोबारा से वाइट नहीं कर सकते, ये रिवर्स नहीं हो सकता. द ब्राउनिंग ऑफ कट सर्फेसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिवेंटेड अगर इस कट सरफेस के ऊपर आप नींबू का जूस या शुगर सिरप लगा दें तो ये जो सरफेस है ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी और फिर रिएक्शन नहीं होगा. नेक्स्ट वी कम टू डाइजेशन ऑफ फूड. नाउ इन चैप्टर 2 वी हैव स्टडीड अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड व्हिच इज आल्सो अ केमिकल चेंज. Food enters in our body and reacts with various substances and finally gets absorbed in blood. अब हमें ये जो ब्लड में अब्सॉर्ब हो गया ये फूड वापस नहीं मिल सकता क्योंकि ये chemical change है. Next we come to spoiling of food items. Now this is also a chemical change. We are able to identify if fruits or food items are spoiled if they emit a foul smell. ये जो foul smell, ये गंदी smell आती है ना, ये इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे chemical reaction हो चुका है और rotting यानी कि सड़ने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है. Now let us look at the कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस. जो केमिकल चेंजेस हैं ये इररिवर्सिबल हैं, इनको वापस पलटा नहीं जा सकता और ये परमानेंट होते हैं. केमिकल चेंजेस में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं और इन चेंजेस में या तो हीट बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है, या हीट अब्जॉर्ब होने की वजह से ये केमिकल चेंजेस होते हैं. जो टोटल मास है ना वो पहले और बाद में सेम रहता है. Now let us look at crystallization. Crystals are the purest form of a substance in which atoms or molecules of a substance are well arranged in a particular geometrical pattern. For example, जो sea water है उसमें बहुत सारे salts dissolved रहते हैं, लेकिन अगर sea water को simply आप evaporate करेंगे तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स पीछे रह जाएंगे. ये क्रिस्टल्स जो है ना प्योर नहीं है, इसलिए बड़े छोटे होते हैं साइज में और ज़्यादातर आईज से बहुत ज़्यादा आप क्लियरली देख भी नहीं सकते. अगर आपको प्योर क्रिस्टल्स चाहिए तो पहले आपको जो है सॉल्यूशन को प्योर और कॉन्सेंट्रेटेड बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बड़े और प्योर क्रिस्टल्स मिलेंगे. तो हेंस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन is known as crystallization. ये जो crystallization है ये physical change का example है. crystallization में हमें बड़ी slow cooling चाहिए होती है जो saturated solution है
उसकी, ताकि हमें सॉल्ट के बड़े बड़े क्रिस्टल्स मिल सकें. So in the following activity we will see crystallization of copper sulfate solution. To obtain crystals of copper sulfate from its saturated solution, take a beaker, jar, dilute sulfuric acid, copper sulfate solution, burner, water and stirrer. Take a cup of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid in it. Now put the beaker on the burner. When it starts boiling, slowly add copper sulfate powder and keep stirring. Continue adding copper sulfate powder till the solution becomes saturated. That is, no more copper sulfate powder dissolves in the solution. Now pour the solution into a jar and let it cool. Leave it undisturbed for a few days. After a few days, you will see shiny crystals of copper sulfate. Leave the beaker undisturbed for some more time. You will notice that the crystals are growing bigger. So, what are the key takeaways from this chapter? We can divide changes into two categories, physical and chemical changes. Those changes which involve only a change in the physical properties are called physical changes. Physical changes can be reversible or irreversible. During a physical change, no new substance is formed. A chemical change occurs when one kind of matter is changed into another kind of matter which has totally different properties. In chemical change, total mass before the change and after the change remains same. The process by which two or more substances react to produce new substances is called chemical reaction. The process of obtaining large crystals of pure substances from its concentrated solution is known as crystallization. So I hope the chapter is clear to all and answering questions based on this chapter will be easy now.